अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शाहीन, हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आखिर क्या है मुखिया की कहानी? क्या हुआ था बेटे के साथ? गुंडों का शिकार हुआ कौन? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। पूरे शहर में एक ही गैंग की बातें चारों ओर हो रही है, क्योंकि ये गैंग जनता का रॉबिन हुड बने नजर आ रहा है। अमीरों के यहाँ रोज हो रही डकैती की खबर आती है और वही पता लगता है कि स्टेशन के बगल वाले स्लम एरिया कल रात को किसी ने 50 कंबल रखवा दिए थे। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। गरीब अपने इस नए रखवाले को जानते ही नहीं है कि आखिर ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे ही वो सब इस गिरोह के लोगों को भगवान मानने लगे हैं। ये ग्रुप ऐसा है कि जो गरीबों की मदद कंबल चादर से लेकर दवाई गोली तक कर रहा है, इसलिए शायद पुलिस भी इन्हें पकड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा रही है जितना कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक खबर ये सामने आई है कि इनके गिरोह का एक आदमी चेन्नई की सेंट्रल जेल में कैद है और ये सब उसे छुड़वाने में लगे हुए हैं और उसे छुड़वाने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से ये छुपा कर रखा है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएगी और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मीडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे पता लगे कि आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये किया है, क्या करवाया है। लेकिन इस सब में एक कैरेक्टर है जिसने इस केस पर बहुत ही पारखी नजर रख रखी है। वो एक एक स्टेप पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। गैंग वालों ने एक बार जेल के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, लेकिन जेलर ने उन्हें उनके इस काम को अंजाम नहीं देने दिया। जेलर के रवैये से लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। तो हो सकता है कि उसको पता है कि ये गैंग कौन है और इसका सरदार भी कौन है। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के कारण अब ये रॉबिन हुड गैंग गरीबों की इतनी मदद नहीं कर पा रहा। जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनने लगी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिन हुड गैंग पर। और जेलर कैसे इन सब से पुलिस और जेल दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा। जेलर का जब अपना सच रॉबिन हुड के मुखिया को पता चला तो जैसे उसके मन में जेलर के लिए ही एक दोस्ती का इमोशन आया कि एक्चुअली जेलर जैसा है वैसा होने से उसके अपने कारण है। उसका अपना एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो जेलर हमेशा सबसे छुपाया रहता है। उसके मन में यह है कि अगर उसने किसी को देखकर मुस्कुरा दिया इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को माफ कर दिया उस गलती के लिए जिसकी सजा वो खुद को इतने सालों से देता आ रहा है। जेलर एक बहुत अच्छा आदमी है। ये बात जानने के बाद मुखिया ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकलने के बाद जेलर के लिए भी कुछ करना चाहता है। जेलर ने बातों ही बातों में एक दिन मुखिया से अपने मन की बहुत सी बातें साझा की, जिसमें वो ये भी कह गया कि कैसे उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उसूलों वाला होने के कारण उसके एक इकलौते बेटे की जान चली गई और कैसे उसने वो सब सहा और देखा जो कभी किसी बाप को ना मिले देखने को। और यहीं से मुखिया के थ्रू हम सबको भी जेलर के इस गुमनाम सफर में साथ बनने का मौका मिलता है। जेलर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी माँ, बीवी और उसका एक जवान बेटा। सब इस शहर में एक खुश मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रहे थे। उसका बेटा बहुत होनहार था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई रंग भी लाई थी। उसका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तब जेलर भी अपनी पुलिस की पोस्ट में खूब मेहनत से काम कर रहा था और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार जेलर के पास एक ऐसा केस आया जिसने एक्चुअली में सब बदल कर रख दिया, जेलर की जिंदगी और उनके परिवार वालों की भी। इस केस में एक बड़े मंत्री के बेटे के ऊपर रेप केस था। इसका इंचार्ज जेलर को बनाया गया और जैसा कि हमेशा से ईमानदारी से काम करने वाले जेलर के लिए ये केस भी बाकी केसेस जैसा था।
बिना कोई घपला किए जेलर सबूतों की तह तक जाना चाहता था। वो अपना काम कर ही रहा था। लड़की के माँ बाप को भी उम्मीद थी कि उनके बेटी को न्याय मिलेगा, जेलर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसी बीच कुछ गुंडों ने जेलर के बेटे को उठा लिया और ये धमकी दी अगर जेलर ने सारे सबूत उनके हवाले नहीं किए तो वो उनके बेटे को मार डालेगा। जेलर ने सोचा कि ये सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि वो कुछ दिन अलर्टनेस से रहे और अपना ध्यान रखे। बेटे ने वैसा ही किया। जेलर बिना ज्यादा चिंता किए अपना काम वापस चालू कर दिया और अपना केस सॉल्व करने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे पर सच में उसी के कॉलेज के अंदर घुसकर हमला हुआ। उसके बेटे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। बेटा बेहोश हो गया, उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सबके होते हुए भी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके बेटे की जान चली गई और ये ट्रॉमा जेलर की वाइफ से सहन नहीं हुआ और वो भी चल बसी। अब घर पर एक बूढ़ी माँ है जिन्हें बहुत पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वो भी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। और जेलर ने उसी वक्त जिंदा महसूस करना बंद कर दिया था जब उसने बेटे की सांसें थमते हुए देखी थी। जेलर ने खुद को ये सजा इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो गुंडों की बात मान जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता और शायद यही दर्द जेलर और मुखिया को कनेक्ट कर देता है। मुखिया की क्या कहानी है ये तो आज भी एक पहेली है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो सब गरीबों के मसीहा बन गए, सबकी लड़ाई लड़ने लगे।